हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फिनांस को लाइफ ब्लड कहा जाता है ऑफ इकोनॉमी, यानी कोई भी इकोनॉमी विदाउट फाइनेंस चलना पॉसिबल नहीं है। ये जो फिनांस है ये कहाँ से हम अरेंज करेंगे और कौन सी ऐसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जहाँ पर जो ये फंड्स हैं उनको हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि बेस्ट रिटर्न हमको रिसीव हो सके। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आंसर हमें मिलता है थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फाइनेंशियल सिस्टम एक इंटरमीडियरी की तरह या हम कह सकते हैं एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि फंड्स के एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, ये सभी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं। फ्रॉम वेयर टू रेज मनी, कहाँ से अगर हमें ज़रूरत है तो हम फंड्स को रेज कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो हमारा जो आइडल मनी है या जो हमने पैसा सेव करके रखा हुआ है उसको हम ऐसी जगह पर लगा सकें जहाँ से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर आपने कुछ पैसे सेव करके रखे हैं और वो सिर्फ एक जगह आपके जो लॉकर है उसमें आपने सेव करके पैसे को रख दिया हुआ है, ये पैसा यहाँ रखा रहेगा तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, प्लस यहाँ से जो हमारा मनी है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उससे मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर दो तरीके का होगा, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल डुअलिज्म कहते हैं। यानी फाइनेंशियल डुअलिज्म का मतलब है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स को एग्जिस्ट। दो सेक्टर्स की यहाँ बात की जा रही है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसको रेगुलेटेड सेक्टर। इनफॉर्मल को हम कहेंगे अनऑर्गेनाइज एंड अनरेगुलेटेड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैंक का, और इनफॉर्मल में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो मनी लेंडर्स। फॉर्मल सेक्टर क्या है? रेगुलेटेड है, यानी कि सर्टेन अथॉरिटी के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया, आप बैंक में जाते हो, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप वहाँ पर पैसे जमा करते हो, जब आप चाहते हो अपने पैसे को निकाल सकते हो, आप अपने जो पैसा है उसको अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में लगा सकते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास जा कर के लोन ले सकते हैं कुछ सिक्योरिटी के बेस पर। बैंक में क्या हो रहा है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल लोन लेने जाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। जब भी हम लोन लेने जाएंगे उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको लोन पास किया जाएगा, प्लस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपसे कि कितने रेट पर आपको इंटरेस्ट देना है। एक फिक्स्ड टाइम होगा जिसके बाद आपको जो आपने पैसा लिया है एज अ लोन वो आपको लौटाना होगा। अगर आप एक डिफ़ॉल्टर होते हो फर्दर तो जो बैंक है वो जो आपकी सिक्योरिटी आपने रखा है उसको सेल करके जितने पैसे हो सकते हैं वो रिकवर कर सकती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके लिए कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। बट अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये अनरेगुलेटेड है। यहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी का कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि मनी लेंडर हो गया, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बैंक्स की इतनी पहुँच अभी भी नहीं है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और उनसे पैसे उधार लेते हैं। यहाँ भी उनको सिक्योरिटी रखनी होती है और
उसके बाद उनको पैसे मिल जाते। कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर वो कंप्लेन नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रीज़न क्या है कि ये जो सेक्टर है ये अनरेगुलेटेड है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो जो भी पर्सन होता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बट स्टिल ये प्रिवेल करता है। इसलिए प्रिवेल करता है क्योंकि ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी ये फॉर्मल सेक्टर पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाया है या लोगों की पहुँच उतनी नहीं है। इसलिए उनको इन मनी लेंडर्स के पास या जो नेबर्स हो सकते हैं या कोई इंडिविजुअल हो सकता है उनके पास जा कर के उनको पैसे लेने पड़ते हैं। कुछ एडवांटेजेस भी लोगों को नज़र आते हैं, जैसे कि प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी है, इजी प्रोसीजर है। जितना बैंक में जा कर के सारी प्रोसेस होगा, पेपर वर्क होगा, टाइम लगेगा, तब जाके लोन मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि इतना समय या इतनी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस के थ्रू जाने से अच्छा है कि हम मनी लेंडर के पास जाएं और आसानी से हमको पैसे मिल जाएं। प्लस कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें जिसे समझने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इस रीज़न से वो जा कर के मनी लेंडर के पास से पैसा लेना प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये भी प्रिवेल करता है अलोंग विद द फॉर्मल सेक्टर। अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑर्गेनाइज्ड यानी फॉर्मल सेक्टर, ये रेगुलेट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इसे रेगुलेट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आरबीआई आपका मनी मार्केट इसको रेगुलेट करती है, जबकि सेबी जो है ये आपके कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। अगर इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करें तो इसमें आपको इंडिविजुअल मनी लेंडर्स मिल जाएंगे, जैसे नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई लैंडलॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है लोकल ब्रोकर्स हो सकते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब है ऐसी इंटरमीडियरीज या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है बट ये बैंक नहीं होता है। यानी जो बैंक का वर्क होता है, यानी लोन एक वन ऑफ द स्फीयर हो गया, बैंक के जो वर्क होते हैं वो ये परफॉर्म करता है बट इसके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, प्लस इस पर रेगुलेशन नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम पर। इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो और रेगुलेटेड हो, लोगों की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको वो पूरा करता हो। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें चार चीज़ें आएंगी, यानी चार कंपोनेंट्स हैं इसके: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो इन चारों से मिल करके बनता है, यानी ये चारों जिस सिस्टम के अंडर आती हैं उससे हम कहेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंटरमीडियरीज हैं जो कि लोगों की जो सेविंग्स हैं उसको मोबिलाइज करने में मदद करते हैं, प्लस जो फंड्स हैं उसका एलोकेशन करते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर। फॉर एग्जाम्पल बैंक है, आपने वहाँ पर अपने कुछ पैसे सेव किए, अब बैंक आगे क्या करता है फर्दर, अगर वो पैसा अपने पास बैंक में सिर्फ रखा रहेगा तो उसका कोई यूसेज नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है आगे उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, वहाँ से उसको बेनिफिट मिलता है। प्लस आपको अगर किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है तो बैंक इसमें आपकी हेल्प करता है। तो जो सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करता है और फंड्स का एक एफिशिएंट एलोकेशन करता है। अगर जो मनी है वो सिर्फ बैंक में आइडल पड़ा हुआ है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन
बैंक क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई स्मॉल बिजनेस है, उसको वो क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फंड्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब वो क्या कर रहा है, उनको एक अच्छी जगह एलोकेट कर रहा है जहाँ उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके की होंगी, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी इस वीडियो में हम सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू लेंगे और फर्दर इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको और भी क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जैसे टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपका आईडीबीआई हो गया या आईसीआईसीआई हो गया, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लमसम में लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए वर्क करती हैं, फिनेंस प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल नाबार्ड है, नाबार्ड वर्क्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये फिनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एलआईसी हो गया या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का मतलब है ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर जो फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट करती हैं। ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो शेयर्स वगैरह में पैसे को इन्वेस्ट करती हैं किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर। नेक्स्ट है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, कई सारी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जो कि स्टेट के द्वारा ओन्ड और मैनेज्ड की जाती हैं। स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज और कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट को हम कह सकते हैं कोई सिस्टम या प्लेस जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, जहां पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं, वो आपका क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है और कैपिटल मार्केट ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई and capital market is regulated by Securities Exchange Board of India. मनी मार्केट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रेजरी बिल। कैपिटल मार्केट का मतलब है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग और सेलिंग की जा रही है वो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें दो तरीके के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं, पहला मनी मार्केट है, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ए और बी है। ए ने क्या किया, बी के जो शेयर्स हैं उसको खरीदा, तो यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर ए क्या करेगा, फ्यूचर में क्लेम कर सकता है कि भाई हमने आपसे शेयर्स खरीदे हैं तो इस शेयर्स पर हमको क्या अधिकार है, डिविडेंड मिलने का अधिकार है। तो ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दो लोगों के बीच में एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन किसी फ्यूचर डेट पर या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर जो पेमेंट है वो रिसीव करने के लिए क्लेम कर सकता है, यानी अपना जो पेमेंट है वो उसको मांग सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में। दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वहाँ पर इनको ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है और सेटल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हमने फाइनेंशियल मार्केट्स का एक कॉन्सेप्ट देखा जहाँ पर हमने देखा कि जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो इन्वेस्टमेंट हैं उसको किया जाता है
ईदर इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब जो ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो किस तरीके से करें, कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क किस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं, चाहे बोरोइंग करना हो हमें, या लेंडिंग करना हो, या सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना हो, पेमेंट का सेटलमेंट करना हो, या जो रिस्क है उसको मैनेज करना हो। इन सब में फाइनेंशियल सर्विसेज एक जो इन्वेस्टर है उसको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इन्वेस्टर को ये बताना किस चीज़ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। फाइनेंशियल सर्विसेज की मेजर कैटेगरीज हैं फंड्स इंटरमीडिएशन, पेमेंट मैकेनिज्म, प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फंड्स इंटरमीडिएशन क्या है? सेविंग या सेवर और जो बोरोवर है इसके बीच में एज अ लिंक काम करता है। दैट मीन्स जो फंड्स इंटरमीडिएशन है या जो फंड्स इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम द पार्टी जिसके पास वो एक्सेस फंड या एक्सेस कैपिटल है, टू द पर्सन और टू द पार्टी जिसको उस फंड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब है कि क्विक और कन्वीनियंटली किस तरीके से फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सके। इन चीज़ों में पेमेंट मैकेनिज्म्स हेल्प करते हैं, यानी किस तरीके से कन्वीनियंटली फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनका सेटलमेंट किया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की स्मूथ या इजी फंक्शनिंग के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो ब्रोकर्स हैं वो एज ए इंटरमीडियरी वर्क करते हैं, कंटिन्यूअसली वो बायर्स और सेलर्स की हेल्प करते हैं, उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, कब उनको इन्वेस्टमेंट करना है, और कई बार उनके बिहाफ पर वो ये ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? चांस है लॉस का। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो रिस्क है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और पर्सन को जो कि उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये क्या है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट में मदद करती हैं, या जो स्पेक्यूलेटर्स हैं ये भी रिस्क मैनेजमेंट में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर सेल नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, एज अ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो शेयर्स हैं उसको वो खुद ही परचेज कर लेता है। तो इस तरीके से जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो किया जा सकता है। प्लस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया, तो अगर कोई लॉस होता है तो उसका रिस्क हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो फर्दर अगर हमारा कोई लॉस होता है तो उसको वो पूरा करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फंडिंग, इन्वेस्टमेंट और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस को या यूनिक आइडियाज़ को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है। यानी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, वैल्यू क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो ये मेजर कैटेगरीज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स कौन है फाइनेंशियल सर्विसेज के? तो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये सारे ही फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कि क्या क्या चीज़ें जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी अंडर में इन्वॉल्व की जाती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो या वो इनफॉर्मल सेक्टर हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू देखा। आने वाले फर्दर वीडियोस में हम इन चीज़ों को एक एक करके डिटेल में स्टडी
करेंगे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।